हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली बार हमने पढ़ा था वास्तव में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, उसका हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। सो आइए शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि डायरेक्ट स्पीच एक कैसा सेंटेंस होता है? डायरेक्ट स्पीच कैसा सेंटेंस होता है? डायरेक्ट स्पीच हम उसकी ग्रामर पोर्शन पर चलते हैं, उसको अंदर से समझते हैं कि आखिर वो होता क्या है। आइए जरा देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें दो छोटे छोटे वाक्य होते हैं। एक छोटा वाक्य होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और दूसरा छोटा वाक्य होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो कुल मिलाकर के ये दो छोटे छोटे से सेंटेंसेस होते हैं। अब इसी एक सेंटेंस को हम क्या करते हैं, अब इनको जान लेते हैं वास्तव में डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। देखिए, जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, या हम उसी को रिपोर्टेड क्लास भी बोलते हैं। उसे हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लास बोलते हैं। तथा वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, ये हिस्सा पहले कभी इधर भी हो सकता है, ये हिस्सा बाद में हो सकता है, और कभी ये हिस्सा बीच में हो सकता है। ये हिस्सा पहले हो, फिर ये हिस्सा बीच में हो, और फिर इसके बाद एक और उधर दूसरा हिस्सा हो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो। लेकिन अब हम देखते हैं कि आखिर इनके नामों के इनके अंगों से हम जान लेते हैं। सो द सेंटेंस व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लास, एंड the portion of the sentence which is outside of inverted commas is called reporting class. Reporting class या reporting speech. Well, अब इसमें देखते हैं जरा, इस reporting class पर नजर डालते हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है या हो सकता है। होता है कभी कभी और कभी कभी नहीं भी होता है। एक ऐसा ही सेंटेंस यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट होता है। फिर अदर वर्ड्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर भी अदर वर्ड्स हो सकते हैं। दिस डजंट मैटर। वेल, सो दीज आर सिंपली टू सेंटेंसेस। वन सेंटेंस इज प्लेस्ड इनसाइड दोज इन्वर्टेड कॉमास and the other sentence is outside the inverted commas. Well, now we have to change this sentence into an indirect narration. हमें अब क्या करना है कि एक इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन पर चेंज करना है। सो इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच भी इसे हम बोलते हैं। ये क्या होता है, कैसा होता है? सिंपली हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि एक डायरेक्ट स्पीच ऐसा होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा होता है। तो वो एग्जांपल है, बड़ा ही सुंदर सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल। राधा सेड टू हर फादर, I can do it easily. Well, I can do it easily. अब देखते हैं कि ये एक डायरेक्ट स्पीच है। अब इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल लेते हैं। देखिए, दूसरा ये डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है और ये हम इनडायरेक्ट स्पीच का उदाहरण देखते हैं। इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। राधा told her father that she could do it easily. ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब आप देखोगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर हमने कौन कौन से चेंजेस किए हैं। देखिए जरा, कुछ चेंजेस अपने दिमाग में उठ
नोट करिए, पहला चीज तो यह है कि यहां पर देखें आप सेड टू रखा है, इस सेड टू को हमने यहां टोल्ड में बदला है। दूसरी चीज, यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं और यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे हुए हैं। फिर इसका सब्जेक्ट है आई, अब यहां पर हमने उसे लिखा है सी। यहां पर भी एक परिवर्तन है, कैन है यहां पर और यहां पर है कुड, और बाकी हिस्सा सेम है, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए गए। ये है डायरेक्ट स्पीच और ये है इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमारे मन में ये स्वाभाविक से सवाल उठता है कि आखिर हमने इसे टोल्ड क्यों कर दिया, हमने यहाँ पर से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास कैसे हटाए, क्यों हटाए, यहाँ पर ये आई से ये सी कैसे हो गया और कैन से कुड क्यों हो गया, सिंपली ये आप लोग नहीं जानते हैं। अब आपने देखा हमने इस सेंटेंस को ऐसे बदल लिया, आपको भी ऐसे ही बदलना है। बट आप ये कब कर सकेंगे, आप कैसे इसको बदल पाएंगे, केवल तभी बदल पाएंगे जब इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उन रूल्स को आप अच्छी तरह से समझो और कुछ सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करो। इसलिए आज हम उन रूल्स को जरा डिस्कस करते हैं। अब हम उन नियमों के बारे में जानते हैं जिन नियमों की सहायता से हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, पहले ही आपको बता चुका, और इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और नियम बहुत सारे हैं, उन सभी नियमों को हम सरलता की दृष्टि से हम उन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं, यानी उन्हें हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। वो नियम कौन कौन से, एक वो नियम जो रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड है और एक वो नियम जो रिपोर्टिंग स्पीच से रिलेटेड है। आइए हम आपको बताते हैं, पहले यहां पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में देख लेते हैं और फिर इसके बाद यहां पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में देख लेते हैं। अच्छे से सुनिएगा, यहां पर जितने भी वर्ड्स रखे होते हैं, एक्चुअली यहां पर क्या है, ये सभी वर्ड्स ही हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को आपको अच्छे से पहचानना है। इनमें से आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे प्रोनाउंस, क्या मिलेंगे, प्रोनाउंस मिलेंगे। इसमें एक वर्ड ऐसा भी होगा जिसे हम वर्ब बोलते हैं और इनमें कुछ ऐसे समय तथा स्थान बताने वाले वर्ड्स हो सकते हैं, टाइम बताने वाले और प्लेस को बताने वाले वर्ड्स हो सकते हैं। तो आप देखें यहां पर टाइम या प्लेस बताने वाले वर्ड्स होंगे, टाइम और प्लेस, इनको हम बोलते हैं वर्ड्स शोइंग नियरनेस, नियरनेस, ऐसे शब्द जो निकटता को प्रकट करते हैं। आप देखेंगे, अब देखते हैं हम इन्हीं तीन प्रकार के शब्दों पर हमें केवल फोकस करना है किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय केवल, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये जो तीन प्रकार के शब्द हैं इन पर हमें फोकस करना है। तो आप तो प्रोनाउंस तो जानते हैं, अब यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउंस आई, मी, माई, माइन, ये सारे वर्ड्स, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, वी, अस, अवर, अवर्स, ये सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस आपको दिखाई पड़ेंगे, यू, योर्स, योर एंड योर्स। तो आपको ध्यान से, एक और होता है लिटरेरी, एक्चुअली वो वर्ड होता है, मतलब वही होता है, यू मीन्स तुम, दाउ मीन्स तुम। इसी प्रकार से इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है थी, और यहाँ पर पॉजेसिव केस भी होता है दाई एंड दाई। ये है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस और ये है सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। अगर यहाँ पर कहीं आपको दिखाई पड़ेंगे तो उनको अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज करना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छे से पहचानना है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है और ये इसका पॉजेसिव केस है। इसी प्रकार से ये वी इसका सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस और ये पॉजेसिव केस। हम कभी केसेस के बारे में हम अगले वाले वीडियो में आपको समझाएंगे विस्तार से कि केसेस क्या होते हैं और इनका क्या मतलब होता है। ये है सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, ये सब्जेक्टिव केस हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस हैं और ये सारे के सारे पॉजेसिव केसेस हैं।
वेल, तो आपको यहां पर देखना है, कौन से पहले शब्द को देखना है? प्रोनाउन को देखना है। फिर दूसरे शब्द को देखना है और वो होता है वर्ब। ये बिना इस वर्ब के कोई सेंटेंस ही नहीं होता है। विदाउट अ वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। सो यहां पर वो वर्ब होगा, उस वर्ब को भी अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दो प्रकार के शब्द हो गए, प्रोनाउंस और दूसरे वर्ब। और तीसरे वर्ड्स हैं टाइम और प्लेस बताने वाले, नियरनेस प्रकट करने वाले शब्द। आपने सुना होगा, जैसे टाइम और प्लेस, जैसे हम कह देते हैं टाइम टुमारो, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट डे, ऐसे शब्दों को भी हम चेंज कर देते हैं। उनकी एक पूरी लिस्ट मैं आपको पीडीएफ के रूप में या हम फोटोग्राफ्स के रूप में हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज देंगे। अब देखें कि यहाँ पर 3 प्रकार के शब्दों में परिवर्तन होगा, प्रोनाउंस, टेंस बताने वाली क्रिया और निकटता प्रकट करने वाले शब्द, अर्थात PNT। आप शॉर्ट में याद कर लीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट शुड बी चेंज्ड व्हाइल converting a direct speech into indirect speech, and those words belong to P. P stands for pronouns, T stands for tense, and N stands for the words showing nearness। इन तीनों ही प्रकार के शब्दों को अच्छी तरह से आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इनको चेंज कर पाएंगे। अब आते हैं दूसरी स्थिति, यानी यहां पर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से देखना होगा कि यहां पर होने वाले परिवर्तन, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच में होने वाले जो परिवर्तन हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में होने वाले परिवर्तन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि यहां पर सेंटेंस कौन सा है। तो अब यहां पर कहीं कभी हो सकता है असर्टिव सेंटेंस, क्या हो सकता है? असर्टिव सेंटेंस हो सकता है। कभी यहां पर हो सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है यहां पर। कभी यहां पर हो सकता है इंपरेटिव सेंटेंस, हो सकता है यहां पर। इंपरेटिव सेंटेंसेस आपने सुने होंगे, बिल्कुल। फिर यहां पर हो सकता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो सकते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हो सकते हैं। और यहां पर एक ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम किसी दिन आपको जरूर भी पढ़ाएंगे, कोई एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि आखिर ये सेंटेंस क्या होते हैं। वेल, अब देखिए जरा कि अगर यहां पर असर्टिव सेंटेंस रखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो यहां पर होने वाले परिवर्तन दूसरे होंगे। परिवर्तन नंबर 1, यहां पर मेनली 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा होता है इसकी क्रिया होती है, और इस क्रिया को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, और दूसरा इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना होता है। हटा करके हमें एक कंजंक्शन का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर मेनली 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं, वैसे और भी होते हैं, लेकिन अभी हम निचले स्तर पर हैं। जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी और कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस रखा हुआ है तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो क्रिया होती है प्रायः ये सेड टू होती है। आपने अभी देखा सेड टू प्रायः होती है, वैसे हो सकती है सेज भी हो सकती है, सेज टू हो सकती है, सेड अकेले हो सकता है, सेड टू हो सकता है। जो कुछ भी है ये क्रिया बदल जाएगी अगर यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है, तो काय में बदल जाएगी? सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सेड के बाद टू नहीं लगा है, टू कब नहीं लगा होगा? जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू नहीं लगा होगा। इसका मतलब है कि अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो हमें टोल्ड में बदल देना है, और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा आता है। अच्छा, फिर दूसरा कंजंक्शन, दूसरा जो चेंज है और वो है ये, यहाँ पर हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं, और अगर यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है तो दैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये यहाँ पर सेड टू जो टोल्ड में बदला था असर्टिव सेंटेंस होने पर, अब यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर हम यहाँ पर इसे आस्क्ड में बदल देते हैं, और ये कंजंक्शन भी बदल जाता है अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप और WS टाइप। 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पर दूसरे कंजंक्शंस होंगे, और WS टाइप का अगर सेंटेंस होगा तो यहाँ पर
कंजंक्शन दूसरा बदल जाएगा। उसी प्रकार से अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर चेंजेस दूसरे होंगे, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर चेंजेस दूसरे होंगे, और ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर चेंजेस दूसरे होंगे। तो पहले तो ये चीज हमको जाननी है कि इनसे संबंधित कि अगर ये सेंटेंस है तो क्या चेंज होगा, ये होगा तो ये, इस तरह से वन बाय वन करके हम इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। यहां पर होने वाले परिवर्तन भी देखेंगे, यहां पर होने वाले भी परिवर्तन देखेंगे, और देखते हैं कि अगर यहां पर असर्टिव सेंटेंस है तो ये चेंजेस हैं। अब वहां पर जो हमने 3 प्रकार के वर्ड्स आपको बताए, प्रोनाउंस, वर्ब एंड नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स, वो कैसे बदलेंगे, इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं, और उस अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट में आप क्वेश्चन के थ्रू आप उसे पूछ भी सकते हैं हमसे। हम आपके लिए हमेशा ही तत्पर हैं, आपके सभी समस्याओं को, सभी जो शंकाएं हैं या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए हम हमेशा ही आपके सामने बने रहेंगे। अब इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। थैंक यू।